आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक नहीं है ये, बेसिकली ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम से 90% 95% जो टेक्सटाइल मिल्स हैं परेशान रहती हैं। डी साइजिंग कि साइज निकलता नहीं है और साइज नहीं निकलता, उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी हम समझेंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट साइजिंग और डी साइजिंग। तो पहले हम समझते हैं कि साइज कितने प्रकार के साइज होते हैं जिनको हमें निकालना है। तो साइज मोटा मोटी 10-15 प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं, पर अगर मोटा मोटी देखें तो स्पन में स्टार्च मेनली यूज होता है 90%, और फिलामेंट में एक्रिलेट साइज है या पॉलिस्टरीन है, पीवीए है। पीवीए हालांकि स्पन में भी यूज होता है, तो पीवीए या दूसरी चीजों को हम सिंथेटिक साइज कहेंगे और स्टार्च जो है वो नेचुरल कहेंगे। तो क्योंकि ये मेज से, पोटैटो से, इस टाइप के जो है प्लांट से आता है स्टार्च। तो अब दूसरा है कि भाई एक तो हमने समझा कि भाई कौन सा साइज है, दूसरा क्या लेवल ऑफ साइज कितना है उसमें। तो साइज लेवल कम है कि ज्यादा है, ज्यादा होगा तो उतनी प्रॉब्लम पड़ेगी। तो फाइनर यार्न्स में जनरली ज्यादा रहता है, हायर डेंसिटीज यार्न है या फैब्रिक है तो उसमें साइज ज्यादा रहता है, और जहां फास्टर वीविंग मशीन है वहां भी साइज ज्यादा लगाना पड़ता है। तो कंपेयर टू कोर्सर यार्न, लो डेंसिटी या स्लो वीविंग मशीन्स। अब साइज आइडेंटिफिकेशन ये थोड़ा सा टिपिकल है और लंबा है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम पूरा कवर करेंगे कि आप आइडेंटिफाई कैसे करें कि साइज कौन सा है फैब्रिक में। तो उसके लिए लेबोरेटरी भी चाहिए और अलग से वीडियो, और टाइम भी ज़्यादा चाहिए उसको समझने के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जो केमिस्ट्री समझते हैं वो समझ लेंगे। अब नेक्स्ट, बट 90% हम देखेंगे कि 90% मॉडिफाइड स्टार्च या स्टार्च यूज होता है। तो स्टार्च को चेक करना बहुत इजी है, आयोडीन सॉल्यूशन से चेक हो जाता है, और टेगेवा रेटिंग आती है कम। जब ब्लू है तो 1 टेगेवा है, जो कि जिसमें कि साइज प्रेजेंट है, और जो अगर 9 आ गया समझ लीजिए कंप्लीट रिमूवल हो गया। इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कई बार मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने डिसाइजिंग कर ली लेकिन टेगेवा हमारा 5-6 नहीं आ रहा है। तो डिसाइजिंग के बाद अगर आपने सिर्फ एंजाइमेटिक डिसाइजिंग करी है तो आपका टेगेवा सिर्फ 2 और 3 ही आएगा, 5-6 नहीं आएगा। 5-6 आएगा आपका स्कोरिंग और ब्लीचिंग के बाद। तो अगर आपके 3 भी आ जाता है तो आप समझिए 3-4 इज गुड। 3 to 4 डिसाइज टेगेवा रेटिंग आफ्टर एंजाइमेटिक डिसाइजिंग इज वेरी गुड। ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग करेंगे तो जरूर आपका टेगेवा 5-6 आ जाता है, बट एंजाइमेटिक डिसाइजिंग के साथ 3 to 4 इज वेरी गुड। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जैसे ही आप कास्टिक और पेरोक्साइड लेंगे तो आपका टेगेवा ऑटोमेटिकली 5-6-7 की तरफ जो है बढ़ जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि डिसाइजिंग के बाद, एंजाइमेटिक के बाद आपका कम आता है। अब साइज अगर रिमूव नहीं होता तो क्या होगा? साइज अगर रिमूव नहीं होता तो भाई एब्जॉर्बेंसी खराब होगी कपड़े की, इनकंसिस्टेंसी रहेगी ब्लीचिंग की, ब्लीचिंग सही नहीं होगी, ड्राई रब वेट रब खराब होगी, ड्राई रब वेट रब और वॉशिंग खराब होगी। अब लोग बाग मेरे से पूछते हैं सर ड्राई रब वेट रब कैसे खराब होगी? भाई रबिंग में, क्योंकि वो कंसीडर करते हैं कि रबिंग खराब है यानी कि कलर खराब है, डाइंग खराब हुई है, बट बहुत सारे केसेस में जब हमने चेक किया तो उसमें हम पाते हैं कि ये तो साइज था जो बाद में निकल रहा है, क्योंकि साइज आपने स्टार्च प्रॉपर्ली निकाला नहीं, वो रबिंग में बाद में निकलता है। तो और रबिंग फास्टनेस या वॉशिंग फास्टनेस, नायलॉन स्टेनिंग, ये सब खराब करता है। तो डिसाइजिंग का या साइज बचे रहने का बहुत बड़ा असर रबिंग फास्टनेस और वॉशिंग फास्टनेस पे पड़ता ही पड़ता है। और 99% लोग इससे, वेट रबिंग से या ड्राई रबिंग, वेट रबिंग, वॉशिंग फास्टनेस से 99 नहीं बल्कि 100% टेक्सटाइल मिल्स इससे परेशान रहती हैं। कितनी भी बड़ी मिल हो वो रबिंग फास्टनेस से प्रॉब्लम रहती है। तो उसका एक रीजन, एक और बहुत बड़ा रीजन जो है डिसाइजिंग भी होती है। इसके लिए मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं इस पे कि डिसाइजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा फैब्रिक खराब होगा। फिर फैब्रिक का हैंडल भी साइज अच्छा नहीं होगा, स्टार्च बचा रहेगा, हार्श हैंडल होगा, सॉफ्टनर ज्यादा लगेगा, हैंडल नहीं बैठा, सॉलिड डाइंग नहीं होगी, पैची डाइंग होगी, लेवलिंग खराब होगी। तो ये सब भी एसोसिएटेड है डिसाइजिंग से। तो आप शुरुआत में ही अगर आपने संभाल लिया तो आगे से आगे तक आपकी प्रोसेस अच्छी होती जाएगी। और शुरुआत में अगर आपने खराब कर दिया, डिसाइजिंग अच्छे से नहीं करी, तो आपका आगे से आगे तक हर प्रोसेस में आपका टाइम ज्यादा लगेगा, पैची होगी, लेवलिंग होगी, फिर रीडाइंग करेंगे, फिर परेशान होंगे, पैसा भी ज्यादा लगेगा, स्टीम ज्यादा लगेगी, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, क्वालिटी खराब होगी, फैब्रिक का हैंडल खराब होगा। यहां तक कि एंड में जो कि आप कई दिनों बाद या काफी टाइम बाद जो करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं या जो है आप फिनिशिंग करते हैं कि प्री ट्रीटमेंट में पहले करते हैं और आखिरी में करते हैं, तो आखिरी की प्रोसेस भी पहले वाली की वजह से खराब होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो प्रॉब्लम्स सिर्फ डिसाइजिंग की, डिसाइजिंग तक ही या प्री ट्रीटमेंट तक एसोसिएटेड नहीं है, वो बिल्कुल एंड तक, फिनिशिंग तक जाती है और गारमेंट भी खराब होता है आपका। अब मोटा मोटी हमने समझा था 2 टाइप के साइज होते हैं, सिंथेटिक साइज और स्टार्च साइज। तो
सिंथेटिक साइज है, अगर पहले तो आइडेंटिफाई कर लीजिए, जिसके लिए हम अलग से समझेंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है, बट अगर स्टार्च है तो उसके लिए अलग है, और सिंथेटिक है तो सिंथेटिक के लिए बहुत सिंपल है। आप एक्रिलेट है साइज या पॉलिस्टर रेजिन साइज है या एक्रिलिक एसिड साइज है, पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके हिसाब से आप अलग अलग पीएच पे विथ गुड सरफेक्टेंट साइज रिमूविंग, सिंथेटिक साइज रिमूविंग सरफेक्टेंट अगर आप ट्रीट करते हैं फैब्रिक को 70 to 90 डिग्री 15 to 30 मिनट, पीएच आपका अलग अलग होगा, साइज पे डिपेंड करेगा, और आपका साइज रिमूव हो जाएगा, 100% रिमूव हो जाएगा लगभग। अब दूसरा आता है स्टार्च। स्टार्च को कैसे करें? सिंथेटिक साइज रिमूव करना इजी है, स्टार्च साइज रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें 2-3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले तो आप ये गलती ना करें कि आप सब शुरुआत में ही एसिड डाल दें, अल्कली डाल दें या हाई टेम्परेचर एक्सपोज कर दें। कि लोग बाग सोचते हैं हम बढ़िया उबाल देंगे, वर्कर ये लेबर भी यही बोलते हैं, या जो कम पढ़े लिखे सुपरवाइजर है वो भी बोलते हैं सर बहुत अच्छा उबाल दिया मैंने तो उकाल दिया, और फिर भी साइज नहीं निकला। तो बॉइलिंग से साइज नहीं निकलेगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, आप घर में राजमा पकाते हैं तो उसको अगर आप एक दिन पहले भिगोएंगे नहीं तो आप 10 सीटी भी मारेंगे और 2 घंटे भी कुकर पे चढ़ाए रखेंगे तो भी आपका राजमा पकेगा नहीं। उसी तरह साइज निकलेगा नहीं जब तक कि आपने स्वेलिंग नहीं करी है उसकी, या उसको जो है भिगोया नहीं है। तो सबसे पहले स्वेलिंग या पहले से आपको भिगो के रखना है। उसके लिए 20-30 मिनट अगर आप स्वेलिंग एजेंट डालते हैं तो ये आपका काम 15-20 मिनट में हो जाएगा। स्वेलिंग एजेंट विच इज विटॉल BXL 25। स्वेलिंग एजेंट नहीं डालते तो उसका आपको हो सकता है 2 घंटे 4 घंटे भिगो के रखना पड़े, बट विथ केमिकल ये आपका काम 15 मिनट में हो जाएगा। और स्वेलिंग करवा दी एक बार आपने 40 डिग्री रूम टेम्परेचर पे, pH 6 to 8, एसिडिक भी नहीं और अल्कलाइन भी नहीं, 6 to 8 pH पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने स्वेलिंग करवा दी विथ विटॉल BXL 25। तो आपका समझ लीजिए 80% काम यहाँ हो गया है। मतलब समझेंगे तो राजमा जो है भीग के बढ़िया हो चुका है, एक ही सीटी में पक जाएगा। नेक्स्ट में आपको सिर्फ एक सीटी देनी है 70 डिग्री पे एंजाइम के साथ, विटोजाइम ADZ एंजाइम लीजिए 6 to 8 pH। अगेन पीएच का ध्यान रखिए, 30 to 45 मिनट में ही आपका साइज 95% निकल जाएगा। निकल नहीं जाएगा, यहां पे ये नहीं कहेंगे कि निकल जाएगा, यहां बस्ट हो जाएगा। साइज ब्रेक हो गया है, स्वेल हो गया है, और उसने एंजाइम ने उसको खा लिया है, तोड़ दिया है, साइज को ब्रेक कर दिया है या बस्ट कर दिया है। अब उसको निकालना है, तो निकालने के लिए अगली प्रोसेस है साइज रिमूवल, जो कि आप 90 डिग्री 80 या 90 डिग्री पे 10 मिनट पीएच जो है 11 to 13 पे जब आप वाइटॉल FIO या विटॉल ADTN के साथ चलाएंगे आप, तो ये है एंटी सॉइल रिडिपोजिटिंग एजेंट, यानी कि जो साइज आपका बस्ट हुआ है उसको वापस कपड़े पे साइज चढ़ने नहीं देगा। तो ये एजेंट्स डालना भी बहुत जरूरी है जिससे कि साइज वापस कपड़े पे लगे नहीं, वापस चौंटे नहीं कपड़े पे, कहते हैं जो लेमन लैंग्वेज में कि यार साइज वापस कपड़े पे चिपक गया, हमने तो निकाला था लेकिन वापस चिपक गया। तो विद केमिकल ये साइज वापस चिपकेगा नहीं, और 15-20 मिनट में ही आपका पूरा साइज 99% साइज जो है आपका रिमूव हो जाएगा। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस में कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत लोग पैड बैच से भी करते हैं। तो पैड बैच में जो है पैडिंग करिए एंजाइम से, और ये प्रोसेस है, आप देख सकते हैं सिंपल है। और बैचिंग कर दीजिए, स्टीमिंग कर दीजिए। बैच करेंगे तो टाइम देना पड़ेगा 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक, डिपेंड करेगा फैब्रिक पे या क्वालिटी कितनी है, कोर्सर है, फाइनर है, ज़्यादा साइज है, कम साइज है। और उसी तरह फिर स्टीम 1 to 5 मिनट सैचुरेटेड 98 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेटेड से लेके 102 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेटेड स्टीम तक, और उसके बाद फिर वॉशिंग कर देंगे तो आपका साइज करीब करीब निकल जाएगा। अब एक बहुत डिफिकल्ट साइज आता है टेपियोका। टेपियोका भी एक प्लांट से ही स्टार्च आता है, ये मेज की तरह या पोटैटो या दूसरे स्टार्च नहीं होता है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है रिमूव करना। तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग से होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग कॉम्बो प्रोसेस, एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। उसमें आप कोल्ड पैडिंग सबसे पहले आपको करनी है, कोल्ड पैडिंग, ठंडे में पैडिंग करेंगे। OS लेना है आपको, जो कि एक ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग एजेंट है, और विटॉल BXL 25 लेना है, STP लेना है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कास्टिक लेना है। इसके साथ आप मिक्सचर में फैब्रिक को पैड कर देंगे। कोल्ड में, ठंडे में करना है, गर्म में नहीं करना है। अगर गर्म में करेंगे तो फैब्रिक की स्ट्रेंथ चली जाएगी, तो उसका ध्यान रखना है, जो लिखा है वही करना है, गलती नहीं करना है। उसके बाद बैच करेंगे, या तो बैच करेंगे या स्टीम करेंगे। बैच करेंगे टाइम लगेगा, स्टीम करेंगे तुरंत हो जाएगा। कई लोगों का स्टीमर नहीं होता तो बैचिंग में काम हो जाता है। दोनों ही अच्छी प्रोसेस है। उसके बाद फिर वॉशिंग कर देंगे तो आपका टेपियोका साइज कितना भी डिफिकल्ट साइज हो ये सब रिमूव हो जाएगा।
इसके बाद हम ये एक देखते हैं स्कोरिंग ब्लीचिंग, क्योंकि एंजाइमेटिक डिसाइजिंग कंप्लीट कर ली है, वो कंप्लीट नहीं होती बिना स्कोरिंग और ब्लीचिंग के। तो स्कोरिंग ब्लीचिंग में सिंपल प्रोसेस है, BXL25, STB, H2O2 और कास्टिक लाई डालेंगे जितना लिखा हुआ है उस हिसाब से, और वॉशिंग कर देंगे तो आपका करीब करीब पूरा प्री ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपकी प्रोसेस। अब इसमें चेक पॉइंट्स क्या क्या है? तो चेक पॉइंट्स जो है प्री ट्रीटमेंट के, सबसे पहले तो साइज आइडेंटिफिकेशन है कि साइज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, स्टार्च है ही नहीं, पॉलीविनाइल अल्कोहल है और ट्रीटमेंट स्टार्च का कर रहे हैं एंजाइम डाल के, और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं और मिल्क का पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। तो साइज आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप कोई ट्रीटमेंट डिसाइड करिए, मतलब कि बीमारी डायग्नोज ही नहीं है और आप इलाज करना डायरेक्ट चालू कर दिया, ऐसा सिचुएशन हो जाती है। और ऐसी गलतियां 50% से ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें करती हैं। मैंने कई जगह देखा साइज ही नहीं था और ट्रीटमेंट चल रहा है और सालों से चल रहा है कि हमने चेक ही नहीं किया साहब कि साइज कौन सा है, हमने देखा ही नहीं। उसके बाद एंजाइम, अगर एंजाइमेटिक है, स्टार्च है, जो कि 90% केसेस में वैसे स्टार्च होता ही होता है, तो एंजाइम के पहले आपको स्वेलिंग नहीं करते लोग, बाग डायरेक्ट बॉईल कर देते हैं, डायरेक्ट टेम्परेचर ले लेते हैं या एसिड डाल देते हैं। तो ये सब करने से साइज जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है। साइज प्रेसिपिटेट हो गया तो फैब्रिक से फिर निकलता ही नहीं है। आपका 1 घंटे का काम जो है 6 घंटे में भी निकालते रहते हैं, मशीनें चलाते रहते हैं, एडिशन डालते रहते हैं, और लेकिन आपका साइज ही डिसाइज ही नहीं होता, टैगवा आते ही नहीं है, क्योंकि आपने इनिशियल शुरुआत ही खराब कर दिया, आपने जो नहीं करना था वही कर दिया। तो ये है कि एसिड, एल्कली और ये सब नहीं डालना है। अच्छा, उसके बाद एंजाइम में कई लोग कहते हैं सॉल्ट डाल दे अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, लिटरेचर पढ़िए एंजाइम्स का कि उसमें सॉल्ट की जरूरत भी है या नहीं है तो आप मत डालिए सॉल्ट जबरदस्ती आप हार्डनेस बढ़ाएंगे और पानी का लोड भी बढ़ाएंगे। तो एंजाइम्स में अभी जितने एंजाइम बन रहे हैं उसमें काफ़ी इसमें है कि जिसमें सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक मिथ है टेक्सटाइल फैक्ट्री में। आफ्टर एंजाइम क्या करना है आपको? आफ्टर एंजाइम हमेशा आपको लगभग वॉशिंग की प्रोसेस जो है, मतलब एंजाइम करने से प्री और पोस्ट दोनों ही प्रोसेस लोग बाग स्किप कर देते हैं, स्वेलिंग करते नहीं है और पोस्ट क्लीनिंग करते नहीं है विद एंटी साइज रीडिपोजिटिंग एजेंट से। तो साइज वापस चिपक जाता है कपड़े पे, आपने हॉट किया, टेम्परेचर दिया, वापस चिपक गया। तो उसके लिए एक एंटी साइज रीडिपोजिटिंग एजेंट डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि सारा डिस्पर्स करके पानी में ले आए। साइज जो भी कपड़े पे आपने ब्रेक किया है, निकाला है, वो पानी में आ जाना चाहिए, नहीं तो वो वापस कपड़े पे चिपक जाएगा। और ये होता ही होता है कि साइज निकाला लेकिन वापस चिपक गया। यहां तक तो साइजिंग हो गया। अब अगर हम स्कोरिंग और ब्लीचिंग प्रोसेस करें तो ब्लीचिंग में जो एक चेक पॉइंट है वो है कि भाई पेरोक्साइड की आप स्ट्रेंथ भी चेक कर लो, कि ऐसा तो नहीं पेरोक्साइड की आप सोच रहे हो 50% स्ट्रेंथ है और 2 GPa 4 GPa डाल रहे हैं, बट वो तो 25 का ही बचा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन होता है। बहुत सारे कलर किचन जो होते हैं वो ओपन रहते हैं और वहाँ कंटामिनेशन हो जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही उड़ जाता है। आप सोच रहे हैं मैं 4 किलो डाल रहा हूँ, बट एक्चुअल तो वहाँ पे 1 किलो ही पहुँच रहा है, बाकी पानी पहुँच रहा है। तो वो भी एक स्ट्रेंथ चेक करना बार बार बहुत ज़रूरी है। दूसरा आयरन, पेरोक्साइड से पहले आयरन चेक करिए, नहीं तो अगर लो GSM फैब्रिक है तो पतला फैब्रिक है तो उसमें पिनहोल आ जाएंगे। तो आयरन चेक करना बहुत ज़रूरी है पेरोक्साइड के पहले। पेरोक्साइड के बाद क्या चेक करना बहुत ज़रूरी है कि पेरोक्साइड आपने कर दिया तो ड्रेन करने से पहले ड्रेन बाथ में पेरोक्साइड 5-10% बचा रहना चाहिए। अगर वो नहीं बचेगा तो आपका फैब्रिक कास्टिक में चलेगा, क्योंकि पेरोक्साइड तो आप उड़ा दोगे 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पेरोक्साइड उड़ गया, उसने वाइट भी कर दिया फैब्रिक को, लेकिन कास्टिक के अंदर ही पेरोक्साइड पीछे लेफ्ट ओवर नहीं बचा, बाथ में नहीं बचा, तो फैब्रिक कास्टिक में चल रहा है और वापस येलो कर रहा है। तो येलो इसीलिए बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर हमारा फैब्रिक हमने वाइट किया था लेकिन वापस येलो हो गया। रीज़न उसका एक कोरल कली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, क्योंकि आप कास्टिक में चल रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। दूसरा आपने पेरोक्साइड पहले ही उड़ा दिया, वो कास्टिक में चल रहा है, तो फिर वापस रीप्रोसेसिंग होती रहती है। तो यहाँ पे और इसको ध्यान रखिए। दूसरा, इसमें एक स्टेबलाइजर अच्छा डालिए जिससे कि पेरोक्साइड बचा रहे और आपका फैब्रिक खराब ना हो, टाइम ना लगे आपको और टाइम बर्बाद ना हो और रीप्रोसेस ना करना पड़े। और पोस्ट चेक जो है वो कि भाई प्री ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरा कैसे चेक करें। कई लोग मेरे से पूछते हैं भाई ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, कैसे चेक करें? तो उसमें है टैगवा चेक करिए, एब्जॉर्बेंसी चेक करिए, पेरोक्साइड चेक करिए बचा है कि नहीं बचा है, कितना बचा है, हार्डनेस चेक करिए, हार्शनेस कपड़े की चेक कर ली, वाइटनेस चेक करिए, कंसिस्टेंसी कि भाई कहीं ज़्यादा वाइट है कहीं कम वाइट है, तो कंसिस्टेंसी भी चेक करिए। टेलिंग तो नहीं है कि शुरुआत में अच्छा है बाद में खराब है, कि भाई आपने 500 मीटर किया, शुरू के 100 मीटर तो अच्छा हो गया, पीछे के 400 मीटर खराब हो गए, या शुरू के 400 मीटर अच्छे हो गए, पीछे के 100 मीटर खराब हो गए, लेवलिंग खराब हो गई जैसे बोलते हैं। फिर स्टोरेज येलोइंग की हमने रख दिया, फिर वापस से कपड़ा येलो पड़ गया, पैचेस आ गए,
तो उसके लिए पीएच कोर अल्कली, पीएच देखिए कोर अल्कली उस पर बचा है कि नहीं बचा है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन अगर बचा रह गया बाई चांस अगर आपने क्लोराइड ब्लीचिंग वगैरह करी है तो उसमें क्लोरीन भी देखिए। पिनोल्स तो नहीं है फैब्रिक में, ये देखिए। डीसाइजिंग के चेक पॉइंट्स, साइजेस कितने प्रकार के होते हैं, डीसाइजिंग के चेक पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड और उनको कैसे डीसाइजिंग करा जाए वो हमने समझा। वेट प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई भी आपको अगर क्वेरी है या डीसाइजिंग से रिलेटेड हो या वेट प्रोसेसिंग, उसमें डाइंग भी आ गया, प्रिंटिंग भी आ गया, कोटिंग भी आ गया, तो आप हमारे नंबर पे जो कि व्हाट्सएप नंबर है 9558888743, मैं रिपीट कर रहा हूँ 9558888743, इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। हम इस पर कोई चार्ज नहीं लेते हैं कंसल्टेंसी का। थैंक यू।